हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। ये वीडियो जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन एचआई के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो 7 फरवरी से स्टार्ट हैं, उसी के रिगार्डिंग है, जिसमें हम अलग-अलग सब्जेक्ट के संभावित प्रश्नों और किस तरीके के फॉर्मेट रहेगा और कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ का जो सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाया जा चुका है। हम आज बात करते हैं जो दूसरा एग्जाम होगा, पेपर नंबर 5 के नाम से जाना जाता है वो, और उसका जो नेम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी जो श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा है, उससे संबंधित ये पेपर है। तो हम इसके रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले प्रारूप मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस रहेंगे। जो दूसरा उसी में कैटेगरी रहेगी वो ट्रू फॉल्स यानी कि सही गलत रहेगा, और तीसरा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और लगभग 8 प्रश्न आएंगे और उन्हीं में से आपको 5 करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में से। तो ये पूरा पैटर्न रहेगा। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके के प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, और हम कुछ जो पुराने प्रश्न आ चुके हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपका पेपर नंबर 5 है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, इसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं और इनमें जो ज्यादातर सवाल आते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार, पुराना पेपर भी है, मौजूद है इसके रिगार्डिंग। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपको हमेशा बार बार पूछता है, और वो है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये कब बना ये ध्यान रखिएगा, ये किस तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करता है, किस लेवल तक की शिक्षा प्रोवाइड करता है, इससे रिलेटेड आपको पूरा पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, यानी कि स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इन तीनों में अंतर क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लास रेडीनेस क्या होता है, जो स्कूल की तैयारी अगर हिंदी में बोलें तो कैसे क्या होता है, वो कैसे उसकी तैयारी करेंगे। अगर हम सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को जोड़ते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। इस तरीके के और भी सारे बहुत प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आ चुके हैं पहले। जो आपका इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन है, मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछ लिया गया कि इंस्पेक्शन के अंतर्गत शामिल है सुधारना, कमी निकालना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। एक बात का ध्यान रखिए, इंस्पेक्शन का काम होता है इंस्पेक्शन करना, कि आखिर वो सभी चीजें देखना जो चीजें वहां पे कमी है। बाकी सुपरविजन जो पर्यवेक्षक होता है, वो वहां का सब कुछ डेवलप करता रहता है, लेकिन ज्यादातर जो फोकस रहता है, जो इंस्पेक्टर आते हैं या किसी भी स्कूल का निरीक्षण करते हैं, उससे संबंधित है। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि क्या कमी है। ठीक है, ये बात को आप अंतर भी दोनों में पूछता है। शेड्यूल से संबंधित आपके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो आपकी अनुसूची होती है, किस तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आपका फुल फॉर्म कई तरीके के पूछे जाते हैं। EIP, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, और IEP, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग हैं। EIP और IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम IEP, और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम वो आपका EIP होता है। इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप IEP बनाते हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। अगर हमें IEP के लिए केस हिस्ट्री तैयार करनी है, तो केस हिस्ट्री में हमें कौन कौन से स्रोतों की मदद चाहिए होगी, यानी कि कौन कौन इसमें शामिल होगा जिनसे हमें मदद मिलेगी उनकी हिस्ट्री के लिए, ये भी आपको सभी ध्यान रखना होगा। उसमें स्कूल के सभी लोग शामिल हो जाएंगे, उसमें अगर हॉस्टल में रहता है तो वार्डन भी शामिल हो जाएंगे, और उनके पेरेंट्स भी शामिल हो जाएंगे, क्लास टीचर, सभी लोग।
इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शिक्षा क्या है, शिक्षा के क्षेत्र क्या हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इन तीनों में अंतर क्या है, जो शिक्षा के स्वरूप क्या है, रूप क्या है, ये भी वीडियो बनाया जा चुका है, इसे भी आप जरूर देखिए। जिसको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इससे संबंधित पूरा एक विस्तार से वीडियो बनाया जा चुका है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन्हें जरूर देखिए। साथ ही नीड बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। सपोज अगर आपसे सवाल कर लिया कि आवश्यकता आधारित शिक्षा किसे कहते हैं, क्या हम केवल विशेष शिक्षा को ही आवश्यकता आधारित शिक्षा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुख्य धारा की शिक्षा किसे कहते हैं, क्या विशेष शिक्षा को कहते हैं या समावेशी शिक्षा को कहते हैं। हो सकता है कि आपको सवाल आ जाए कि मुख्य धारा क्या है या मुख्य धारा की शिक्षा क्या है, तर्क संगत विवेचना कीजिए। तो आपको जोड़ना पड़ेगा कि विशेष शिक्षा है या समावेशी शिक्षा है या एकीकृत शिक्षा से शुरुआत है। बट ध्यान रखिए, विशेष शिक्षा मुख्य धारा की शिक्षा नहीं, क्योंकि मुख्य धारा वही होता है जहां से हम पूरा समाज को जोड़ सके, समाज के साथ जोड़ सके, नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी जोड़ सके। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीमिंग है आज रिजेक्शन के कारण हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ जाती है, ऐसी समस्याएं पनप रही हैं हमारे समाज में। लेकिन इन सबको आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इन दोनों को बहुत तेजी से पढ़िएगा। इसके अलावा आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है और ज्यादातर पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। इसके अलावा इसी से संबंधित एक सवाल पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही आपको करिकुलम ध्यान रखना पड़ेगा कि नीड बेस्ड करिकुलम क्या होता है, आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है। अब पाठ्यक्रम के बिना व्यक्ति को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्या शिक्षण प्रक्रिया बिना पाठ्यक्रम के संभव नहीं है, इन सब बातों का चयन आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 का सिचुएशन है, पेंडेमिक चल रहा है, तो इससे संबंधित भी सवाल आ सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर कोविड-19 का किस तरह से असर पड़ा है, या उनके अध्ययन अध्यापन पर किस तरीके से असर पड़ा है, या उनके सीखने पर किस तरीके से असर पड़ा है, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं को उदाहरण सहित समझाइए। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या लिखना है। इसके अलावा अगर समावेशी शिक्षा को सफल बनाना है तो हमारा नेटवर्क कैसा होगा, हमारे नेटवर्क में कौन कौन शामिल होंगे, क्या केवल माता पिता, क्या केवल समुदाय, क्या केवल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई नीतियां, या केवल शिक्षक, या स्टूडेंट्स खुद, या विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, या कौन। इन सब पर फोकस करके आपको लिखना होगा। डिपेंड करता है कि सवाल कैसे पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं ऐसे। मैं कुछ बता देता हूं आपको जो सवाल आ चुके हैं। इसमें शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है दोनों में अंतर आ जाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन क्या है, कैसे है, दोनों में अंतर क्या है, इन चीजों पे आपको विशेष फोकस करना है ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। और ये सवाल कई बार आ चुका है, केवल एक बार नहीं। इस चीज का आपको फोकस करना है। साथ ही साथ प्रेजेंट समय के अनुसार एक सवाल पूछा जा सकता है कि दिव्यांग बच्चों का कोविड-19 समाप्त होने के पश्चात, सवाल पूछा जा सकता है कि कोविड-19 पूरी तरीके से समाप्त होने के पश्चात दिव्यांग बच्चों में क्या असर पड़ेगा।
या उनकी शिक्षा की स्थिति क्या होगी या शैक्षणिक उपलब्धि क्या होगी, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, तर्क सहित देना होगा कि जो हमारी प्रोसेस है, किस तरीके से पेंडेमिक में थ्रू ऑनलाइन सिस्टम चला है, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। सवाल कैसे भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन बनाने वाले महोदय कैसे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे बात होती है कि आखिरकार जो हॉस्टल रिलेटेड स्कूल होते हैं, जिसको हम कहते हैं छात्रावास, स्कूल प्लस छात्रावास, ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता क्यों है? तो आपको उसमें तर्क देना पड़ेगा कि बहुत सारे दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं जो बहुत दूर दराज एरियाज से होते हैं, लेकिन वो भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पर डे उनके माता पिता खर्च नहीं उठा सकते। तो गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी एनजीओ चलते हैं, वहां पर अगर इस तरीके की फैसिलिटीज होती है तो उनके लिए बेहतर होता है, इसलिए उसकी नीड है। लोकल जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तो ज्यादा नीड्स नहीं रहती, लेकिन जो कैंडिडेट जो दूर से हैं, उनके लिए बहुत उचित है। इसके अलावा ये भी बात आती है कि अगर हम समावेशी शिक्षा को सफल बनाना चाहते हैं, तो इसमें अभिभावकों की किस तरह से जिम्मेदारी है? अभिभावक किस तरीके से जिम्मेदारी उठाएंगे या किस तरीके से मदद करेंगे? ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात का। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि मुक्त विद्यालय कैसे होते हैं, जिसको ओपन स्कूल कहते हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था के लिए किस तरीके से गुणात्मक रूप से क्या फायदे हैं, इस चीज पर भी आपको महत्व पूछ सकता है और ये सवाल आ चुका है पहले। इसके अलावा जो हमारा विद्यालय व्यवस्था होता है या जो स्कूल मैनेजमेंट होता है या जो स्कूल व्यवस्था क्या होती है या स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, स्कूल मैनेजमेंट को सफल बनाने के लिए स्कूल के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स, कर्ताधारक या समाज के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी विद्यालय को समावेशी विद्यालय बनाना है तो किस किस तरह की रणनीतियां अपनानी होगी। इस तरीके का भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां तक कि पूछा जा चुका है सवाल कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो श्रवण दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा किस तरह से वो सीखते हैं, या सीधा सा कहें तो श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताएं किस तरीके की होती हैं, क्या चाहते हैं वो, किस तरीके के शिक्षक होने चाहिए, किस तरीके की पठन सामग्री होनी चाहिए, किस तरीके का टीचिंग मेथड होना चाहिए, किस तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरीके का हमारा क्लासरूम होना चाहिए, यहां तक कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उनके प्रति पढ़ाने का। इन सबको फोकस करके आपको लिखना होगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से लिखेंगे नहीं, तब तक बेहतर नहीं होगा कि आप अच्छे तरीके से कोई काम कर सकें। आपका क्वेश्चन पेपर है जो पहले पूछा जा चुका है कि विशेष जो विद्यालय होता है उसके गुण कौन कौन से होते हैं, विशेष स्कूल के गुण कौन कौन से होते हैं, या यूं कहें कि विशेष स्कूल की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है, मींस आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो दोनों भाषा में आता है। बहुत सारे संस्थान पेज बचाने की वजह से केवल एक ही पत्र में हिंदी या इंग्लिश में से कोई निकाल करके दे दिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। कई बार ऐसे सुनने में आया हुआ है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है। अगर हिंदी में गलत लिखा भी है तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है, और ये जो नियम और कानून है, ये आपके कॉपी के फ्रंट पेज में लिखे होते हैं। कभी भी कॉपी में लिखने से पहले 1 मिनट नजर डाल के देख लेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा योजना, अगर हम किसी दिव्यांग बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम
बना रहे हैं या आईईपी बना रहे हैं तो उसमें किस तरीके के गोल निर्धारित किए जाते हैं, कैसे कैसे गोल होते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सपोज अगर आपसे सवाल पूछ ले कि एमओयू होता क्या है, आप जानते हैं कि बहुत सारे जो विश्वविद्यालय होते हैं जहां पर खुद का उनके अंदर कैंपस नहीं होता है कि स्कूल वहां चल सके, तो बहुत सारे स्कूल होते हैं, तो फिर स्कूलों से एमओयू होता है टीचिंग कराने के लिए या पढ़ाने के लिए जो ट्रेनीज होते हैं। बहुत सारे स्कूल जिनके पास नहीं होते वो एमओयू करके रखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि एमओयू क्या है। हो सकता है इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले। इसके अलावा एक बात को ध्यान रखना है कि एमबीओ का फुल फॉर्म, कभी कभी एमबीओ का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आपके सिलेबस में एक सिस्टम अप्रोच भी है, किस तरीके से हम सिस्टम को अपनाएं, किस तरीके से हम एक मैनेजमेंट को विशेष व्यवस्था के तरीके से मैनेज करें, कैसे हम उसे डील करें, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक होता है, जो सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, मैं वो बता रहा हूं। जो प्रधानाचार्य महोदय होते हैं, जो प्रधानाध्यापक या हेड मास्टर होता है, या यूं कहें कि जो स्कूल का हेड होता है, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। इसके अलावा एलआरई जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट है, ये इसका फुल फॉर्म है, और बीएफई बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है, ये इसका फुल फॉर्म है। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा जो सवाल पहले और भी बहुत सारे पूछे जा चुके हैं, आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना होगा कि दिव्यांगता से संबंधित कितने प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए तो वो माना जाएगा, तो मिनिमम 40% होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किन किन रेलवे में कितना परसेंटेज मिलता है, या इसके अलावा अगर आप बात करें तो एजुकेशन में और कितना परसेंटेज मिलता है दिव्यांग बच्चों को, ये एक एक करके आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक एक नंबर में सवाल कैसे भी पूछ सकता है। तो तीनों में अंतर, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इसके अलावा और भी जो विभिन्न प्रकार के सवाल हैं जो मैंने अभी तक चर्चा की है, वो आपके आ चुके हैं सवाल। हो सकता है आपको सवाल पूछ ले कि छात्रावास सहित विद्यालय और बिना छात्रावास सहित विद्यालय में क्या अंतर है, हो सकता है ये भी पूछ ले। हो सकता है कि सामान्य विद्यालय और विशेष विद्यालय में अंतर पूछ ले। डिपेंड करता है कि किसने क्वेश्चन पेपर बनाया है, और जो भी पेपर बनता है वो अपने समझ के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बनाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ईयर प्लानिंग कैसे करते हैं, जो वार्षिक योजना कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल क्या होता है, समय सारणी जिसे कहते हैं वो क्या होता है, समय सारणी किस किस तरीके से बनती है, क्लास वाइज बनती है कि टीचर वाइज बनती है, किस तरीके से बनती है, कितने टाइप्स की होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपका शेड्यूल होता है वो कितने टाइप्स का होता है, इसमें आपके सिलेबस में पूरी तरीके से दिया हुआ है। ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, किस तरीके का शेड्यूल बन सकता है। विजिट क्या होता है, भ्रमण किसे कहते हैं। क्या अगर ये सवाल आ जाए कि श्रवण दिव्यांग बच्चों को प्रत्यक्ष अधिगम कराने के लिए कौन कौन सी तकनीकी सहायक होती हैं, तो आपका एक विजिट उसमें शामिल हो जाएगा, जो कि टेंजिबल लर्निंग देता है, प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आईटीपी होता है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रांजिशन प्लानिंग, किस तरीके से ट्रांजिशन जब बच्चा करता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, तो किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं कि इस क्लास में बच्चे का लेवल ये था, इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो आगे हम उसके लिए क्या करेंगे, कैसे हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो ये सारे सवाल इस तरीके के
आपको पता होने चाहिए सारे जवाब, ताकि आप आसानी से चीजों को सीख सकें, समझ सकें और अच्छे से आप एग्जाम को हल कर सकें। हमेशा नॉर्मलाइजेशन के सिद्धांत आता है, सामान्यीकरण के सिद्धांत आता है, जो हमारा इंक्लूजन से रिलेटेड है। एक बात का ध्यान रखिएगा, तो लगभग प्रिंसिपल्स लगभग सेम है, क्योंकि इससे आइडिया से रिलेटेड है। तो कभी कभी आपका मान लीजिए कि शॉर्ट आंसर आ गया कि आइडिया के बारे में लिखिए, तो आइडिया सिम मत लिख के चले आइएगा, या आइडिया एक विचार मत लिख के चले आइएगा। आइडिया एक एक्ट है। हो सकता है एक नंबर में प्रश्न आ जाए, आइडिया है क्या है? एक एक्ट है, एक केवल शिक्षा नीति है, या क्या है? तो वो एक अधिनियम है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका 8 तारीख को एग्जाम होगा, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, पेपर नंबर 5 है ये, तो इसको आप बहुत अच्छे से हल करेंगे, मुझे उम्मीद है। और ज्यादातर सवाल आता है कि एकीकृत शिक्षा के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि एकीकृत शिक्षा के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसमें से आपका रिसोर्स यूनिट एंड रिसोर्स टीचर भी होते हैं, और इटिनेरेंट टीचर होते हैं, जो घुमक्कड़ शिक्षक होते हैं, जो हफ्ते में एक एक बार, दो बार कहीं जाते हैं, आईटी टीचर जिन्हें कहते हैं। और इन्हीं की मेहनत की वजह से आज विशेष शिक्षा व्यवस्था चल रही है। बहुत सारे अगर गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे तो आईटी टीचर ही कार्य करते हैं। अभी भी प्रावधान पूरी तरीके से नहीं हुआ है कि रेगुलर शिक्षक नियुक्ति की जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को और हमारी व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों की सिर्फ कागजों में चिंता है और भाषणों में चिंता है, बस यही हकीकत है। इसके अलावा जो और भी सवाल आ सकते हैं आपके, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अगर हो सकता है कि आपसे कभी सवाल पूछ ले कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि श्रवण दिव्यांग बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं जानकारी होगी, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। एक पेड्रो पॉन्स डी लियोन एक महोदय थे, जिन्होंने 1555 में बहुत पहले कहा था कि ये बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं। उनके विचार देखिए, कभी भी जन्म ले सकता है, किस तरीके से आ सकता है, बशर्ते हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप इस कई सारी चीजों को समझे होंगे। आप इसको पढ़िए पूरी तरीके से, और समय बिल्कुल मत एग्जाम में गवाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, सीधा क्वेश्चन आंसर लिखिए, केवल प्रश्न उतारिए, उसके 4 ऑप्शंस लिखिए, पूरा कोई मतलब नहीं है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर पहले का बी कौन सा क्या इसमें फिल किया जाएगा, केवल वही लिखिए बस। पूरी लाइन लिख करके डॉट डॉट करके वहां फिल करना कोई उचित नहीं है, उसमें समय खराब होता है और इवेल्युएटर भी परेशान हो जाता है। और कोशिश किया करिए कि जिस सेक्शन का, खंड का कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसी को कर लें। ऐसा नहीं है कि उसी को करना है, आपको जो आता है वो करिए, बट कोशिश करें कि, और क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करें। नहीं तो जब इवेल्युएटर को खोजना पड़ता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और फिर जब आप उसे घुमाते हैं तो वो फिर घुमा घुमा गोल गोल नंबर देता है, और आप जानते हैं कि गोल गोल 0 होता है, तो उससे आप सभी का नुकसान होता है। और लिखिए जरूर, और थोड़ा सा रिलेट करके लिखिए चीजों को कॉन्सेप्ट समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं जस्ट आपके नेक्स्ट पेपर नंबर 6 जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, उसके अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। बने रहिए, आप देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से।